इस कहानी को समझने के लिए पिछले के सभी भागों को जरूर सुनें। रात का खाना खत्म होने के बाद वसुंधरा छत पर बैठी थी और आसमान में निकलते हुए तारों को देख रही थी। वह देख जरूर आसमान की तरफ रही थी, लेकिन उसके दिल में एक दर्द हो रहा था और वह दर्द उसकी आंखों से बह भी रहा था। वह अपने माता पिता को याद कर रही थी। भगवान ने उसे बहुत सारी खुशियाँ तो दी, लेकिन उन खुशियों की उम्र बहुत ही कम थी। इससे पहले कि वह उन खुशियों को मिलने का जश्न अच्छे से भी मना पाती, उससे पहले ही वह खुशियाँ उससे बहुत बुरी तरीके से छीन ली गई। वो जब भी इस सब के बारे में सोचती थी तो दिल दर्द से भर जाता था। वो रो रही थी और साथ ही साथ भगवान से अपने दिल की हर बात कह रही थी, क्योंकि उसे लगता था कि भगवान उसके मन की हर बात सुनते हैं और शायद ऐसा करके उसे सुकून भी मिलता था। वो काफ़ी देर तक ऐसे ही बैठी रही, लेकिन फिर उसने खुद ही अपने आंसू पोंछे और खुद से बोली, नहीं वसु नहीं, तू ऐसे कमज़ोर नहीं पड़ सकती। तू तो बहुत स्ट्रांग है ना। तू अपने स्ट्रांग माँ बाप की स्ट्रांग बेटी है। तो मुझे तो हिम्मत रखनी ही पड़ेगी। ज़िंदगी में चाहे कितने भी तूफ़ान क्यों ना आए, वो तो हिम्मत तेरी हिम्मत को नहीं तोड़ सकते, तुझे नहीं तोड़ सकते। इस तरह से उदास नहीं हो सकती, क्योंकि अगर तू उदास रहेगी तो सुहानी भी तुझे देखकर उदास हो जाएगी। तेरे ऊपर चाहे कितने ही दुख क्यों ना आए, लेकिन तुझे अपनी बहन के लिए खुश रहना है। ये कहकर वह वहाँ से खड़ी हुई और अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। वसुंधरा पहले सुहानी के कमरे की तरफ गई और उसने देखा कि सुहानी अपने बिस्तर पर लेटी सो रही थी। वसुंधरा जानती थी कि सुहानी सो नहीं रही है, बस सोने का नाटक कर रही है। यह देखकर वसुंधरा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वसुंधरा सुहानी के पास आई और उसके बराबर में बैठते हुए उसके सर पर हाथ फेरने लगी। सुहानी भी जान गई थी कि वसुंधरा उसके कमरे में आ चुकी है, लेकिन वो वैसे ही लेटी रही। उसने ना अपनी आंखें खोली और ना ही अपने जागने का कोई सबूत दिया। वसुंधरा ने उसे इस तरह की कोशिश करते देखा तो मुस्कुरा कर बोली, अपनी बहन से यूं कब तक नाराज़ रहने का इरादा है सुहानी। सुहानी ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया तो वसुंधरा ने अपने एक हाथ से अपना एक कान पकड़ा और फिर से उससे बोली, प्लीज़ सुहानी, एक बार आँख खोल कर देख ले। तेरी बहन तेरे सामने कान पकड़कर तुझसे माफ़ी मांग रही है। मुझे माफ़ कर दे सुहानी, मैं जानती हूँ गलती मेरी है। मुझे तुझ पर यूँ सबके सामने हाथ नहीं उठाना चाहिए था। कहते कहते वसुंधरा की आवाज़ रुआंसी हो गई। वसुंधरा की भर्राई हुई आवाज़ सुनकर सुहानी ने जल्दी से अपनी आंखें खोली और उठकर बैठ गई। फिर उसने जल्दी से वसुंधरा के कान से उसका हाथ हटाया और बोली, यह सही है वसु, पहले तो गलती करो और फिर उसके बाद माफ़ी मांग लो, लेकिन इस बार मैं तुम्हें इतनी आसानी से माफ़ करने वाली नहीं हूँ। वसुंधरा ने मुस्कुरा कर कहा, अच्छा तो ठीक है, यह बात कैसे माफ़ करेगी तू अपनी बहन को। सुहानी अपना मुंह फेरते हुए बोली, अब की बार मैं तुझे माफ़ी नहीं करने वाली हूँ। वसुंधरा उसे अपनी बाहों के घेरे में लेते हुए बोली, लगता है कोई मुझसे कुछ ज़्यादा ही नाराज़ है। सुहानी उसकी बाहों से निकलने की कोशिश करते हुए बोली, नाराज़ नहीं हूँ तो क्या करूँ। वो लोग तुझे जब मर्जी जितना मर्जी चाहे बुरा भला कहते रहते हैं, लेकिन तू कभी उन्हें कुछ नहीं कहती और मैं कहती हूँ तो कि मुझे भी नहीं कहने देती। संस्कार जीजू घर छोड़ कर गए, इस बात के लिए वह हमेशा तुझे जिम्मेदार ठहराते हैं, तुझे कोसते रहते हैं, लेकिन क्या कभी उन्होंने ये जानने की कोशिश की कि वो घर छोड़कर क्यों गए और उन्होंने कुछ कैसे कैसे कारनामे किए हुए हैं। सबको तो यही लगता है ना कि उन्होंने यह शादी मजबूरी में की थी, लेकिन जो उन्होंने तेरे साथ किया, क्या उसके बाद तुझे भी यह लगता है कि उन्होंने यह शादी मजबूरी में की थी। इस घर में सब लोगों ने कितना अच्छा समझते हैं, लेकिन अच्छाई के पीछे कितनी बुराइयां हैं, यह तो सिर्फ तू और मैं जानते हैं। उनकी इन अच्छाइयों की कितनी बड़ी कीमत चुकाई है तूने। क्या यह इस परिवार में से किसी को भी पता है? नहीं ना,
इसलिए सब लोग तुझे इतना बोलते हैं। एक बार सबको पता चलेगा ना तो सबकी बोलती बंद हो जाएगी। वसुंधरा उसे समझाते हुए बोली, सुहानी पहले तो तू अपनी बोलती बंद कर। और तू क्यों बार बार बीती बातों को उठाती है? जो होना था वह हो चुका है। इसलिए मैं तुझे वह सब कुछ नहीं बताना चाहती थी, क्योंकि मुझे पता था कि तू कभी न कभी सबके सामने इन बातों को खोल ही देगी। सुहानी नाराजगी से वसुंधरा को देखते हुए बोली, कहाँ खोलने दी तुमने यह बातें सबके सामने मुझे? मैं तो चाहती हूँ कि घर के हर इंसान को संस्कार जीजू की असलियत पता चले। उन्होंने क्या क्या किया है यह सब पता चले, ताकि उन्हें एहसास हो कि तुम्हारे साथ भी गलत हुआ है। इस घर में हर किसी को लगता है कि संस्कार जीजू के साथ गलत हुआ है, लेकिन तुम्हारे साथ कितना गलत हुआ किसी को इस बात की खबर तक नहीं है। वसुंधरा, और उन्हें उस सब की खबर करके भी हमें क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं ना। क्या जो कुछ मैंने खोया है वह मुझे वापस मिल जाएगा? नहीं ना। तो फिर यह बीती बातें उठाने का क्या मतलब है? जिस चीज़ को मैं भूल गई हूँ उसे तू क्यों नहीं भूल जाती? क्यों बार बार यह सब याद करके अपना खून जलाती है? सुहानी उदास होते हुए कहती है, काश वसु अतीत को भूल पाना इतना आसान होता। वसुंधरा ने उसे उदास देखा तो माहौल को बदलते हुए बोली, अच्छा ये सब बातें छोड़ और बता, मैंने तुझ पर हाथ उठाया तो इस वजह से नाराज़ तो नहीं है? सुहानी भी वसुंधरा का मूड ठीक करने के उद्देश्य से उसके गले में बाहें डालते हुए बोली, अपनी बहन से नाराज़ होने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। मेरी बहन मुझे एक ही जगह 1000 थप्पड़ भी मार देगी ना, तो फिर मैं उससे नाराज़ नहीं होंगी। सुहानी की बात सुनकर वसुंधरा इमोशनल होने लगती है तो सुहानी कहती है, अब मुझे ज़्यादा इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरा फ़िलहाल रोने का कोई मूड नहीं है। और हाँ, मैंने खाना भी खा लिया था जो तूने राधिका चाची के हाथों भिजवाया था। वसुंधरा भी उसके गालों पर हाथ रखते हुए बोली, चल अब तू सो जा, कॉलेज भी जाना है। उसकी बात सुनकर सुहानी लेट गई और अपनी आंखें बंद कर ली। वसुंधरा कुछ देर तो उसके सिर पर हाथ फेरती रही और जब उसे लगा कि सुहानी सो चुकी है तो वो वहाँ से उठी और उसका दरवाज़ा पहले की तरह बंद करके अपने कमरे की तरफ चली गई। इधर वसुंधरा के जाते ही सुहानी ने अपनी आंखें खोली और आंसुओं की कुछ बूंदें उसकी आंखों से बह निकली और वो खुद से ही बोली, वसु कैसे बताऊं तुझे कि इस घर ने दर्द सिर्फ तुझे ही नहीं दिया बल्कि मुझे भी दिया है। तेरे दर्द की कम से कम मैं राजदार तो हूँ, लेकिन मेरा दर्द तो ऐसा है जिसे मैं तुझसे कह भी नहीं सकती, क्योंकि अगर मैंने तुझे इस बारे में कुछ भी बताया तो तू इस घर को छोड़ने में एक पल भी नहीं लगाएगी। और मैं नहीं चाहती कि तू मेरी वजह से बेघर हो जाए और तेरी तकलीफ़ हो, मेरी वजह से कोई भी इजाफा हो। सुहानी लगातार सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। उसका दिमाग ना चाहते हुए भी बार बार उसी तरफ जा रहा था जिस तरफ वो जाना नहीं चाहती थी। एक सोच बार बार उसके दिल और दिमाग पर हावी हो रही थी। हार कर वो उठ बैठी और खुद से ही बोली, नफ़रत हो रही है मुझे खुद से। क्यों मुझे बार बार उसी इंसान का ख्याल आ रहा है जिससे मैं इतनी नफ़रत करती हूँ? क्यों आज मुझे उसकी याद आ रही है जिसने ना तो कभी मेरी परवाह की और ना मेरा दिल दुखाने में कोई कसर छोड़ी। मैं जिस इंसान का चेहरा देखना तो दूर की बात, उसका नाम भी नहीं लेना चाहती हूँ। क्यों उसका ख्याल मुझे आ रहा है? क्यों? कहते कहते सुहानी भी अपने अतीत की यादों में खो गई। फ्लैशबैक। प्लीज़ सोमो, प्लीज़ प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करो। तुम तो जानते हो कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुम्हारे लिए सब कुछ करने के लिए भी तैयार हूँ। और मैं ये जानती हूँ कि तुम भी मुझसे बहुत प्यार करते हो, तो फिर तुम यह सब क्यों कर रहे हो? प्लीज़ तुम उससे सगाई मत करो सोमू, प्लीज़। सुहानी एक लड़के का हाथ पकड़े हुए और अपनी गहरी नीली आंखों में आंसू लिए हुए बोली। उस लड़के ने झटके से अपना हाथ उसके हाथों से छुड़ाया और चीखते हुए बोला, पागल हो गई हो क्या सुहानी, जो इतनी ज़ोर से चिल्लाया था
कि सुहानी तो अपनी जगह पर जम ही गई और हैरानी से उसे देखते हुए बोली, क्या कहा तुमने मुझे, सुहानी? आज मैं तुम्हारे लिए सुहानी कैसे हो गई सोमू? तुम तो मुझे हमेशा सोनू कहा करते हो ना, तुम्हारा दिया हुआ नाम ही तो है ना। या तुम्हें तो मेरा नाम बहुत बड़ा लगता था और फिर तुम्हें मेरा नाम लेना पसंद भी नहीं था। तो फिर आज ऐसा क्या हो गया कि मैं तुम्हारे लिए सोनू से सुहानी बन गई? यह लड़का और कोई नहीं बल्कि रजनी जी का बेटा समय था। समय सुहानी को देखते हुए बोला, वही तो मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ सुहानी की आखिर तुम्हें क्या हुआ है। सुहानी अपनी आंसू भरी निगाहों से उसे देखते हुए बोली, तुम मुझ पर चिल्ला कैसे सकते हो सोमू? चिल्लाना तो दूर की बात है, तुमने तो कभी मुझसे तेज़ आवाज़ में भी बात नहीं की। इस पूरे घर में सिर्फ एक ऐसे इंसान तुम ही होते थे जो हमेशा मुझसे इतने प्यार से बातें करते थे। तो फिर आज तुम्हें क्या हो गया है? समय उससे गुस्से भरी निगाह से देखते हुए बोला, मुझे तो कुछ नहीं हुआ है सुहानी, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम्हें क्या हो गया है। तुम ऐसे क्यों बहकी बहकी बातें कर रही हो? सुहानी ने एक बार फिर से अपने आत्मसम्मान को साइड में रखा और उसके पास जाकर रोते हुए बोले, मैं बहकी बहकी बातें कर रही हूँ या तुम? प्लीज़ सोमू, तुम इस तरह सगाई के लिए मना कर दो। तुम मेरा दिल इस तरह से नहीं तोड़ सकते हो। तुम जानते हो कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊँगी सोमू। तुम्हें अगर शादी ही करनी है तो मैं तुमसे अभी शादी करने के लिए तैयार भी हूँ। मैं तुम्हारे लिए अपनी पढ़ाई भी छोड़ दूँगी, फिर हम लोग सगाई और शादी साथ ही कर लेंगे। लेकिन प्लीज़ तुम इस सगाई के लिए मना कर दो। तुम अनन्या से सगाई नहीं कर सकते हो, प्लीज़ मना कर दो। लगभग रोते गिड़गिड़ाते हुए समय से बात कर रही थी। समय ने गुस्से में से उसके दोनों कंधों को पकड़ा और बोला, यह क्या बकवास किए जा रही हो सुहानी? तुम जानती भी हो क्या बोले जा रही हो? मुझे नहीं समझ आ रहा कि तुम इतनी बड़ी बेवकूफ़ कैसे हो सकती हो। तुमने मेरी परवाह और जरा सी हमदर्दी को प्यार कैसे समझ लिया? मुझे तो यह बात समझ ही नहीं आ रही है। तुम इस घर में नई थी, तुमने अपने माता पिता को खोया था और तुम सबसे छोटी भी थी, इसलिए मुझे लगा कि तुम्हें थोड़ी सी एक्स्ट्रा प्यार और केयर की ज़रूरत है। इसलिए मैं हमेशा अच्छे से बात करता था और तुम्हारी परवाह भी करता था। लेकिन मुझे नहीं पता चला कि तुम कब इस सबको प्यार समझ बैठी और तुम्हें लगा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है सुहानी, मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ। तुमने अपनी उम्र देखी है, सिर्फ 16 साल की हो तुम। मैं तुम्हारी जैसी छोटी बच्ची से प्यार कैसे कर सकता हूँ? और हाँ सुहानी, तुम एक बात अच्छी तरह से अपने दिमाग में बिठा लो कि मैं अनन्या से सगाई कर रहा हूँ और मैं उसी से शादी करूँगा। और तुमने अगर मेरी सगाई या शादी में कोई भी परेशानी खड़ी करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इसलिए मुझसे जितना दूर रहोगी उतना ही बेहतर है। कहकर समय ने उसे गुस्से से अपने से थोड़ा दूर झटक दिया तो वह लड़खड़ा कर कुछ कदम पीछे हो गई, लेकिन फिर खुद ही संभल गई। समय इस वक्त बहुत ज़्यादा गुस्से में था। उसे सुहानी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वहीं सुहानी तो इस वक्त बहुत ज़्यादा दर्द में थी। उसे अपने दिल टूटने का दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसका मासूम सा दिल इतना ज़्यादा दर्द सह नहीं पा रहा था। उसकी कच्ची उम्र की मासूम सी मोहब्बत आज ख़त्म हो गई थी। समय साफ साफ शब्दों में अपनी बात कह चुका था, लेकिन सुहानी का मासूम सा दिल अब भी उसकी बात को मानने को तैयार नहीं था। वह समय से उसका प्यार मांगने के लिए ऐसे जिद कर रही थी जैसे कोई छोटा बच्चा कोई खिलौना मांगने के लिए जिद करता है। वो अब भी गिड़गिड़ाते हुए उसे अपने प्यार की भीख मांग रही थी, क्योंकि शायद उसे पता नहीं था कि प्यार कभी भीख में नहीं मिलता। वह उससे गिड़गिड़ाते हुए बोली, प्लीज़ सोमू, ऐसी बातें मत करो। अगर कोई बात है तो मुझसे कहो। अगर तुम किसी बात से नाराज़ है तो वह मुझे बताओ। तुम्हारा मन करे तो मुझे थप्पड़ मार लो या डांट लो, लेकिन प्लीज़ हम दोनों के बीच का यह रिश्ता ख़त्म मत करो सोनू। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊँगी, मैं मर जाऊँगी। समय भी गुस्से से उससे बोला, तो मर जाओ,
लेकिन मेरा पीछा छोड़ दो सुहानी, और हाँ, या मुझे सोमू सोमू कहना बंद करो। मेरा नाम समय ठाकुर है, तो मुझे समय बोलो जैसे बाकी सब लोग बोलते हैं, और अब से तुम्हारा मेरा कोई रिश्ता नहीं है। यह सुनकर सुहानी उसे हैरानी भरी नज़रों से देखने लगी और बोली, अगर तुम्हारा मेरा कोई रिश्ता नहीं है तो वो सब क्या था समय? सुहानी के मुंह से खुद के लिए समय सुनकर समय ने भी अपनी नज़रें उठाकर सुहानी के चेहरे पर टिका दी। जिस सुहानी के चेहरे पर थोड़ी देर पहले गिड़गिड़ाने के भाव थे, वही अब थोड़ा सा गुस्सा नजर आ रहा था। वह उस पर गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, अगर तुम्हें मेरा दिल तोड़ना था तो क्यों मेरे इतना करीब आए कि मेरा दिल तुम्हारे लिए धड़कने लगा? क्यों तुमने मेरे दिल को धड़कना सिखाया? क्यों तुमने मुझे मोहब्बत करनी सिखाई? जब तुम्हें मेरी मोहब्बत का इस तरह से तमाशा बनाना ही था तो बोलो समय ठाकुर, चुप क्यों हो? जवाब दो मेरी बात का। समय भी गुस्से से उसके पास आया और उसे दोनों कंधों से कसकर पकड़ लिया और खुद के करीब करते हुए बोला। समय के हाथों का कसाव सुहानी के कंधों पर इतना ज़्यादा था कि उसके नाखून सुहानी के कंधों में घुस रहे थे और उसे दर्द दे रहे थे। दर्द की वजह से सुहानी ने अपने दोनों ओठों को आपस में भींच लिया, लेकिन समय ने से कुछ नहीं कहा। समय उसकी आंखों में देखते हुए बोला, तुम मेरे लिए कुछ भी नहीं हो सुहानी। तुम्हारे मेरे बीच में ऐसा कोई भी रिश्ता नहीं है। ना तो मैंने तुम्हें मोहब्बत करनी सिखाई और ना ही मैंने तुम्हारा दिल तोड़ा है। तुम्हें और तुम्हारी बहन को इस घर में आए हुए 1 साल हुआ है और तुमने इस 1 साल में ही ना जाने क्या क्या ख्वाब बुन डाले। तुम्हें तो हमारा शुक्रगुजार होना चाहिए कि हमने तुम्हें और तुम्हारी बहन को इस घर में रहने की जगह दी और तुम दोनों बेसहारा लड़कियों को एक सहारा दिया। लेकिन तुम हमारा एहसानमंद होने की बजाय मुझ पर ही इल्ज़ाम लगा रही हो कि मैंने तुम्हारा दिल तोड़ा है, जबकि ऐसा कुछ है ही नहीं। जिस गुनाह का इल्ज़ाम तुम मेरे सर पर डाल रही हो ना सुहानी, वह गुनाह मैंने किया ही नहीं है। अगर तुम मेरी हमदर्दी को प्यार समझ बैठी तो वह तुम्हारी गलती है, मेरी नहीं। और अपनी गलतियों का भुगतान इंसान को खुद सहन करना पड़ता है। कहकर समय ने सुहानी को छोड़ा और वहाँ से बाहर निकल गया। सुहानी रोते हुए ज़मीन पर बैठ गई और अपना चेहरा अपने दोनों हाथों से ढककर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। असल में आज घर पर कम ही लोग थे। सब लोग समय की सगाई की तैयारियों में लगे हुए थे, इसलिए बबीता जी और रजनी जी राधिका जी के साथ बाजार गई हुई थी और वसुंधरा का आज प्रैक्टिकल था, इसलिए वह भी अपने कॉलेज चली गई थी। लेकिन सुहानी अपनी तबीयत का बहाना बनाकर घर पर ही रुक गई थी। अब वह वसुंधरा को क्या बताती कि क्यों वह कॉलेज नहीं जाना चाहती थी। सुहानी ने अपने चेहरे पर रखे हुए हाथों को हटाया और खुद से ही बोली, तुमने कितनी आसानी से कह दिया समय कि वह प्यार नहीं था। माना कि मेरी उम्र बहुत कम है, लेकिन मैं इतनी भी बेवकूफ़ नहीं हूँ जो परवाह और प्यार में फ़र्क ना समझ सकूँ। तुम्हारी आंखों में मैंने जो खुद के लिए मोहब्बत देखी है वह गलत नहीं थी समय। तुम्हारे मेरी इतनी परवाह करना सिर्फ परवाह नहीं था, बल्कि वह उससे बहुत ज़्यादा था। जब भी मैं उदास होती थी तो तुम मुझे खुश करने के लिए कोशिश करते थे, तुम मुझे बाहर लेकर जाते थे, तुम मुझे रजनी आंटी और बबीता आंटी की डांट से हमेशा बचाते थे। वह सब सिर्फ और सिर्फ हमदर्दी नहीं थी समय, नहीं थी, वो तो मोहब्बत थी, मेरी मासूम मोहब्बत, जिसे तुम आज अपने गुरूर और गुस्से से अपने पैरों तले रौंद कर चले गए समय। मैं तुम्हें इसके लिए कभी माफ़ नहीं करूँगी, कभी भी नहीं। तुम चाहते हो ना कि मैं तुमसे दूर हो जाऊँ तो हो जाऊँगी। आज के बाद मैं तुम्हें जानती ही नहीं हूँ। तुम तरस जाओगे मुझसे बात करने के लिए, लेकिन मैं तुमसे कभी बात नहीं करूँगी समय ठाकुर, कभी नहीं। फिर सुहानी के सामने आंखों के सामने वह पल आए जब समय और अनन्या की सगाई हो रही थी। वह दोनों स्टेज पर खड़े हुए एक दूसरे को अंगूठी पहनाने का इंतजार कर रहे थे। समय ने अंगूठी पहनाने से पहले एक नज़र उठाकर सुहानी को देखा, जिसकी नज़रों में इस वक्त उसके लिए सिवाय नफरत के और कुछ भी नहीं था, और उसे देखकर समय ने मुस्कुराते हुए वह अंगूठी अनन्या को पहना दी।
अनन्या ने भी जल्दी से वह अंगूठी समय की उंगली में पहना दी और उन दोनों ने एक अटूट रिश्ते की शुरुआत की पहली सीढ़ी को पार कर लिया। सुहानी ने उन दोनों को देखा और मन ही मन बोली, यह जगह मेरी थी समय ठाकुर, जो तुमने किसी और को दे दी। भगवान तुम्हें कभी कोई खुशी नहीं देगा समय, कभी नहीं। तुमने जितना दर्द मुझे दिया है ना, भगवान उतना ही दर्द तुम्हें भी दे, ताकि तुम्हें समझ आए कि किसी को तकलीफ़ देने से खुद को कितनी तकलीफ़ होती है। अनन्या और समय अब अटूट रिश्ते में बंधने जा रहे थे, इसलिए समय के बारे में सुहानी का सोचना बिल्कुल गलत था, क्योंकि अब समय सुहानी का सोमू नहीं बल्कि अनन्या का समय था। वह उसका सोमू था ही नहीं, बल्कि वह तो समय ठाकुर था, जिसने उसका मासूम सा दिल एक पल में ही तोड़ दिया था। या फिर शायद यह उसकी ही गलती थी, क्योंकि वह एक ऐसे इंसान से प्यार कर बैठी जिसके दिल में मोहब्बत के कोई मायने थे ही नहीं। या फिर वह सच में उसकी परवाह और हमदर्दी को मोहब्बत समझ बैठी थी। अब इनमें से कौन सी बात सही थी और कौन सी नहीं, यह तो भगवान ही जाने। और इस सब में गलती किसकी थी और किसकी नहीं, इस बात के भी अब कोई मायने नहीं रह गए थे, क्योंकि इस सब में गलती चाहे किसी की भी रही हो, सज़ा तो सिर्फ और सिर्फ सुहानी के हिस्से ही आई थी। फ्लैशबैक एंड। सुहानी यह सब सोचते सोचते कब ज़मीन पर ही सो गई, उसे पता ही नहीं चला। इधर वसुंधरा भी अपने कमरे में जाकर संस्कार के बारे में सोचते सोचते सो गई थी। उसे मन ही मन डर लग रहा था कि कल जब संस्कार आएगा तो क्या होगा। वह पूरे 1 साल बाद संस्कार को देखेगी, लेकिन उसने मन ही मन फैसला कर लिया था कि वह संस्कार के सामने आएगी ही नहीं, क्योंकि वह खुद उसका चेहरा नहीं देखना चाहती है और ना ही चाहती है कि वह उस पर आगे से कोई हक जमाए। रात के ना जाने किस पहर में वसुंधरा की आंख खुली। उसे बहुत जोर की प्यास लग रही थी। उसने अपने साइड की टेबल पर पानी का जग देखा तो वहाँ पर पानी का जग था ही नहीं। उसने अपना हाथ हल्के से अपने सिर पर मारा और खुद से ही बोली, ओफो, आज तो मैं पानी लाना ही भूल गई। यह कहकर वह उठी और अपना दुपट्टा उठाकर अपने कंधों पर डालते हुए अपने कमरे से निकलकर रसोई घर की तरफ बढ़ गई। पूरे घर में अंधेरा था। वह दबे पांव रसोई घर में गई। उसने वहां पर रसोई की लाइट जलाई और फ्रिज से पानी की बोतल निकाल कर पानी पीने लगी। पानी पीकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और वह खुद से ही बोली, गर्मियों में ठंडा पानी पीने का मज़ा ही कुछ और है। कहकर उसने फ्रिज बंद किया और वो पानी की बोतल लेकर मुड़ी ही थी कि तभी किसी सख्त की आवाज़ टकरा गई। वह अभी हल्की सी नींद में ही थी। उसने अपने हाथ से अपने माथे को हल्का सा मसला, लेकिन तभी उसकी सांसों में एक मर्दाना ड्यू की खुशबू घुल गई, जिसे महसूस करते ही उसकी बची कुची नींद पल में ही हवा हो गई और उसकी गहरी भूरी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई, क्योंकि यह खुशबू तो उसकी जानी पहचानी थी। इस खुशबू को तो वह कभी चाहकर भी भूल नहीं सकती। यह तो वही खुशबू है जो उसकी सांसों को बहकाने का काम हमेशा ही किया करती थी। वसुंधरा समझ गई कि वह जिससे टकराई है वह और कोई नहीं बल्कि संस्कार ही है, लेकिन फिर वह सोच में पड़ गई कि संस्कार इस वक्त यहाँ कैसे हो सकता है, क्योंकि वह तो कल आने वाला था। उसे लगा कि वह उसका एक सपना है, लेकिन फिर उसके दिल से एक आवाज़ आई कि कहीं यह हकीकत तो नहीं। वसुंधरा ने अपना हाथ उसके चेहरे की तरफ बढ़ाया और उसके चेहरे को छूकर देखने लगी कि वह सच में सपना है या हकीकत। जैसे ही वसुंधरा की उंगलियों ने संस्कार के चेहरे को छुआ तो वसुंधरा के पूरे बदन में जैसे करंट सा दौड़ गया। उसने झटके से अपने कदम कुछ पीछे लिए और अपनी जगह पर सीधे खड़ी हो गई। अपनी पलकें झुका ली। उसने दोबारा से अपनी नज़रें उठाकर उसे देखने की भी जहमत नहीं उठाई, क्योंकि इस वक्त उसकी धड़कनें उसकी करीबी से इतनी ज़्यादा मचल उठी थी कि उसे लग रहा था कि जैसे उसे अभी अभी हार्ट अटैक ही आ जाएगा। और यह सच भी था, क्योंकि उसकी धड़कनें इतना ज़्यादा शोर कर रही थी कि रात के सन्नाटे में वह शोर संस्कार के
कानों तक भी पहुंच रहा था। जहां वसुंधरा ने अब तक संस्कार को देखा तक नहीं था, वहीं संस्कार बिना अपनी पलकें झपकाए एकटक उसको देखे जा रहा था। वसुंधरा जानती थी कि संस्कार की नज़रें उसी पर टिकी हुई है, लेकिन उसकी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह उसे देख सके या वहाँ से हिल भी सके। ऐसा ही तो था हमेशा से उसके साथ। जब भी संस्कार उसके आसपास रहता था तो उसके हाथ होशो हवास ही गुम हो जाते थे, और आज भी उसके साथ ऐसा ही हो रहा था। पूरे 1 साल बाद वो उसके सामने खड़ा था, लेकिन वो थी कि उसे देखने की बजाय इधर उधर अपनी नज़रें घुमा रही थी। संस्कार की तरफ ना देखने की एक वजह यह भी थी कि अगर वह उसकी आंखों में देखती तो वह सब कुछ भूल जाती। उसकी ये गहरी काली आंखें ही तो थी जिसमें वह पहली मुलाकात में ही खो गई थी। इसलिए ही वह उसकी गहरी और मनोरम आंखों में देखना नहीं चाहती थी, क्योंकि वह जानती थी कि उसकी वो दो मनमोहक आंखें आज भी उसके होश उड़ाने का दम रखती है। उसके लिए अब एक पल भी वहाँ खड़ा रहना बहुत मुश्किल हो रहा था। इसके लिए उसके दिमाग के किसी कोने से आवाज़ आई, भाग वसु भाग। उसने अपनी पकड़ अपने हाथों में पकड़ी हुई बोतल पर और कस दी और वहाँ से भाग जाने के लिए तैयार हो गई। उसने अपना एक कदम बढ़ाया ही था कि धरा। यह सब सुनते ही उसके रोंगटे खड़े हो गए, उसके रोम रोम में सिरहन उत्पन्न हो गई। वो जितनी भी इतने प्यार और अपनेपन के साथ धरा कहता था, उतनी ही बार वसुंधरा को अपने नाम से प्यार हो जाता था। उसके मिस्री की आवाज़ सुनकर उसके कदम अपनी ही जगह रुक गए और उसने अपनी पलकों को झालर उठाकर सामने खड़े संस्कार के चेहरे की तरफ देखा, और उसकी भूरी आंखें एक बार फिर से उसकी गहरी काली आंखों से जा टकराई। लेकिन यह क्या था, आज उसकी आंखें हमेशा की तरह सर्द और भावहीन नहीं थी। आज तो उसकी आंखों में कुछ और ही नजर आ रहा था, कुछ अलग सा एहसास जो कभी वसुंधरा को उसकी आंखों में पहले भी नजर आया था। और इसी एहसास की वजह से वो खुद को उसके करीब जाने से रोक नहीं पाई थी, उससे मोहब्बत करने से रोक नहीं पाई थी। वह इस एहसास को में आज एक बार फिर डूब जाती अगर उसके दिमाग में वह सब नहीं आता जो संस्कार की वजह से उसके साथ हुआ। वह सब याद आते ही उसकी आंखों में नमी आनी शुरू हो गई। उसने जल्दी से अपने पलकें झपकाई और बिना रुके और डरे एकदम से बोली, मेरा नाम धरा नहीं है मिस्टर ठाकुर, मेरा नाम वसुंधरा है। और जिस धरा को आप मुझ में तलाशने की कोशिश कर रहे हैं वह अब मुझ में जिंदा नहीं है, वह तो बहुत पहले ही मर चुकी है, और उसे मारने वाले आप हैं, और मरे हुए लोग वापस नहीं आया करते। और आप जितनी जल्दी यह बात समझ लेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। कहकर वो एक पल भी वहाँ नहीं रुकी और ना ही उसने पलटकर संस्कार की तरफ देखा, और वह जल्दी से रसोई घर से निकलकर अपने कमरे की तरफ चली गई। अपने कमरे में जाकर वसुंधरा ने जल्दी से अपना दरवाज़ा बंद किया और वहीं दरवाजे से टिक कर खड़ी हो गई। वह अपनी उतरती चढ़ती सांसों को नियंत्रित करने लगी और मन ही मन खुद से बोली, मिस्टर संस्कार ठाकुर, ये वसुंधरा संस्कार ठाकुर आपको कभी आपके किए के लिए माफ़ नहीं करेगी, कभी नहीं। सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे नाश्ता कर रहे थे और सबके चेहरे पर खुशी झलक रही थी, क्योंकि उनके घर का बड़ा बेटा संस्कार पूरे 1 साल बाद घर आया था। इसलिए सब लोग बहुत खुश थे और सबसे ज़्यादा खुश तो बबीता जी नज़र आ रही थी। रणधीर जी अपना नाश्ता खत्म करते हुए बोले, संस्कार आज तुम घर पर ही रुको और अपनी माँ के साथ वक्त बिताओ, क्योंकि उसे बहुत शिकायत रहती है कि एक तो तुम यहाँ नहीं रहते हो और दूसरा उससे मिलने भी नहीं आते हो, और इस बात का जिम्मेदार वह किसी मासूम को ठहराती है। अपने आखिरी का वाक्य रणधीर जी ने बहुत ही धीरे से कहा था, इसलिए वह किसी को सुनाई ही नहीं दिया। संस्कार अपना नाश्ता करते हुए मुस्कुराया और बोला, ठीक है पापा, वैसे भी मैं खुद ही सोच रहा था कि आज ऑफिस नहीं जाऊंगा। रणधीर जी ने एक नज़र साहिल को देखा और बोले, साहिल तुम्हें देखकर तो कभी कभी मुझे लगता है कि तुम मेरे बेटे हो ही नहीं। साहिल जो बड़े मज़े से नाश्ता कर रहा था, रणधीर जी की बात सुनकर उसका हलक तक
कड़वा हो गया। उसने गुस्से भरी नज़रों से रणधीर जी की तरफ देखा तो रणधीर जी फिर से बोले, संस्कार और समय भी तो तुम्हारे ही भाई हैं, जरा उनसे कुछ सीखो कि किस तरह से अपनी जिम्मेदारियों को निभाया जाता है। 21 साल के हो गए हो तुम, लेकिन अब तक सिवाय मौज मस्ती के तुम्हें और कुछ भी करना नहीं आता। साहिल मुंह बनाते हुए बोला, लेकिन पापा मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूँ तो मैं कुछ और कैसे कर सकता हूँ। आप तो जब देखो मेरे पीछे पड़े रहते हो। रणधीर जी नैपकिन से अपना मुंह पोंछते हुए बोले, कॉलेज में जाकर तुम कितनी पढ़ाई करते हो और कितनी नहीं, यह मैं अच्छे से जानता हूँ साहिल। पता नहीं कब वो दिन आएगा जब तुम थोड़े से जिम्मेदार बनोगे। कई बार तो लगता है कि वह दिन शायद मेरी ज़िंदगी में कभी ना आए ही नहीं। रणधीर जी की बात सुनकर साहिल ने अपना नाश्ता छोड़ा और अपना बैग उठाकर सबको एक टफ लुक देते हुए कॉलेज के लिए निकल गया। और पीछे से बबीता जी उसे आवाज़ देती रह गई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा तो बबीता जी गुस्से से रणधीर जी से बोली, कम से कम उसे नाश्ता तो करने देते। मेरा बेटा बेचारा भूखा ही कॉलेज के लिए निकल गया। रणधीर जी अफसोस जताते हुए कहते हैं, बबीता तुम इतना अंधविश्वास मत करो अपने बेटे पर, वरना किसी दिन खुद ही खता खाओगी। और रही बात भूखा रहने की, तो थोड़ी देर में तुम्हारा बेटा कॉलेज में कैंटीन में ही बैठा मिलेगा, क्योंकि कॉलेज में उसका एक वही ठिकाना है और साथ में उसके बाप के पास बहुत पैसा है जिसे वह दोनों हाथों से उड़ाता है। कहकर रणधीर जी उठने लगे और संस्कार से बोले, तो ठीक है संस्कार, तुम आज घर पर रहो और हम ऑफिस चलते हैं। ऑफिस से जल्दी आने की कोशिश करूँगा, फिर रात को बैठकर बातें करेंगे। उनके उठते ही सुधीर जी और सुजीत जी भी टेबल से उठे और फिर वो तीनों ऑफिस के लिए निकल गए। संस्कार बैठा तो सबके बीच में था, लेकिन उसे अब भी किसी की कभी महसूस हो रही थी। उसकी नज़रें बार बार इधर उधर घूम रही थी और किसी को तलाश रही थी, लेकिन वह किसी से उसके बारे में पूछ भी नहीं सकता था, इसलिए मन मार कर चुपचाप बैठा रहा। तभी ऊपर सीढ़ियों से आती हुई सुहानी उसे नजर आई। सुहानी आई और आकर डाइनिंग टेबल पर दादी माँ के पास बैठ गई। उसने एक नज़र संस्कार को देखा और मुंह बनाकर बोली, गुड मॉर्निंग संस्कार जीजू। बबीता जी गुस्से से उसे घूरते हुए बोली, कितनी बार तुझसे कहा है मेरे बेटे को जीजू मत कहा कर। सुहानी बड़े आराम से अपनी टेबल प्लेट में टोस्ट रखते हुए बोली, अगर जीजू को जीजू नहीं कहूँ तो और क्या कहूँ, आप ही मुझे बता दीजिए। और फिर जब इन्होंने अगर मेरी बहन से शादी की है तो इसमें मेरी क्या गलती है। और अब जीजा को जीजा नहीं कहेंगे तो क्या साला कहेंगे। बबीता जी कुछ कहने ही वाली थी कि शारदा जी बोली, तुम लोग अब फिर से शुरू मत हो जाओ, कुछ तो शर्म करो बबीता। तुम्हारा बेटा 1 साल बाद घर आया है और तुम हो कि फिर से वही पुरानी बातें लेकर बैठ गई हो। सुबह सुबह खाने की टेबल को भी तुमने जंग का मैदान बना लिया है। फिर सुहानी की तरफ देखते हुए बोली, सुहानी तुम भी थोड़ा बड़े छोटे का लिहाज रखा करो बेटा, यूँ हर बात पर मुँहजोरी करना अच्छा नहीं लगता। उनकी बात सुनकर सुहानी बड़े धीरे से बोली, जी दादी माँ। और फिर वह चुपचाप अपना नाश्ता करने लगी। उसके बाद शारदा जी कुछ सोचने लगी और फिर संस्कार की तरफ देखते हुए बोली, संस्कार बेटा तुझे तो पूरा 1 साल हो गया यहाँ आए हुए, लेकिन शुक्र है कि तू यहाँ आया तो सही। लेकिन अब मुझे यह बता कि ये समय कब आएगा। वो भी पिछले 6 महीनों से घर नहीं आया है। ना जाने तुम दोनों को कैसा भूत सवार है कामयाब होने की। दोनों के दोनों घर पर भी नहीं रहते और ना ही मिलने आते हो। तुम दोनों शायद पैसा कमाने के चक्कर में या भी भूल चुके हो कि तुम्हारे घर की तरफ कुछ फ़र्ज भी हैं। शारदा जी संस्कार के सामने अपनी नाराज़गी को जाहिर करते हुए बोली। संस्कार जो अपनी चम्मच को प्लेट में घुमाए जा रहा था, वह शारदा जी को देखते हुए बोला, ऐसा कुछ नहीं है दादी माँ, आप तो अच्छे से जानती हैं कि मैं उस घर में इसलिए रहता हूँ कि एक तो मेरा ऑफिस उस घर से बहुत नज़दीक है और दूसरा मुझे काम इतना ज़्यादा होता है कि ना मेरे आने का कोई वक्त होता है ना जाने का। और फिर कितनी बार तो मैं घर भी नहीं आता और फिर मैं यहाँ रहता ही कितना हूँ, अक्सर तो शहर के बाहर ही रहता हूँ। इसलिए मैं नहीं चाहता कि घर का कोई भी इंसान मेरी वजह से परेशान हो। अब बस इसी वजह से
मैं उस घर में रहता हूँ, लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं है मैं इस घर से या इस घर के लोगों से प्यार नहीं करता या उनके प्रति मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। शारदा जी उदास होते हुए बोली, तुझे देखकर तो नहीं लगता कि तुझे इस घर के लोग याद भी हैं, खासकर वसुंधरा। तू तो जैसे भूल ही चुका है कि तेरी शादी हुई है और वह तेरी पत्नी है। मुझे तो उस बच्ची की शक्ल देखकर तरस आता है। उसे किस बात की सज़ा मिल रही है? संस्कार जो वह शादीशुदा होते हुए भी अपने पति से इतनी दूर है। जब तुम दोनों की शादी हुई वो उम्र में बहुत छोटी थी, तब हमने भी तुम दोनों को अलग रख कर वह रास्ता निकाला, लेकिन अब तो उस बात को 4 साल बीत चुके हैं। तेरी पत्नी अब बालिग हो चुकी है, तो तू उसे क्यों अपने साथ नहीं ले जाता? संस्कार ने अपनी चम्मच वापस प्लेट में रखी और शारदा जी का हाथ अपने हाथ से पकड़कर बोला, आप धरा की चिंता बिल्कुल मत कीजिए दादी माँ। मैंने उससे शादी की है और यह बात मैं अच्छे से जानता हूँ, लेकिन इस शादी से ज़्यादा ज़रूरी उसका कैरियर है और उसका सपना है। अगर आप कहेंगी तो मैं उसे आज ही यहाँ से ले जाऊँगा, लेकिन क्या आप उसे नहीं जानती कि वो किस तरह की लड़की है? मैं उसे अभी गृहस्थी के चक्कर में नहीं डालना चाहता हूँ दादी माँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वह किसी भी वजह से अपने लक्ष्य से भटके। वह एक बार डॉक्टर बन जाए, अपने पैरों पर खड़ी हो जाए, उसके बाद जो वह चाहेगी वही होगा। अगर वह इस शादी में रहना चाहती है और मेरे साथ उस घर में जाना चाहती है, तो मैं उसे अपने साथ ले जाऊंगा, लेकिन बस आप 1 साल और रुक जाइए। एक बार उसकी यह पढ़ाई पूरी हो जाए बस। संस्कार की बात सुनकर दादी माँ तो खुश हो गई, लेकिन बबीता जी और रजनी जी तो जल भुन कर रह गई। उन्हें तो इस वक्त वसुंधरा के साथ साथ शारदा जी पर भी बहुत गुस्सा आ रहा था। वह थोड़ा सा नाराज़ होते हुए बोली, आप लोग सुबह सुबह नाश्ते की टेबल पर कैसी बातें लेकर बैठ गए हैं? वह लड़की यहाँ नहीं है, फिर उसकी बातें क्यों हो रही है? और माँ जी, आप पहले नाश्ता तो कर लीजिए, उसके बाद जितना मर्जी चाहे संस्कार के साथ बैठकर बातें कर लेना। कहाँ तो समय के आने की बातें हो रही थी और कहाँ बातें वसुंधरा तक पहुँच गई। और संस्कार, या तुम क्या बातें कर रहे हो? वसुंधरा को यहाँ से ले जाने की, तुम दोनों की शादी जब नाजायज़ ही है, तो फिर उस शादी को निभाने की क्या ज़रूरत है? और तुम भी तो वसुंधरा को तलाक देना चाहते थे, तो फिर अब तुम यह सब क्यों कह रहे हो? मैं तो चाहती हूँ कि तुम जल्द से जल्द उसे तलाक दे दो और इस अनचाही शादी से मुक्त पालो। संस्कार ने भी बबीता जी का मूड बिगड़ते हुए देखा तो मुस्कुराते हुए बोला, माँ आप यह कैसी बातें कर रही हैं? जैसा आप सोच रही हैं ऐसा कुछ नहीं है। मेरे और धरा के रिश्ते को हमें निभाना है या इस रिश्ते को यहीं ख़त्म करना है, यह मेरे और धरा के बीच की बात है। तो आप इसकी बिल्कुल टेंशन मत लीजिए और अपने बेटे पर भरोसा रखिए। और रही बात समय की, तो वह भी जल्द ही वापस आने वाला है। मैंने फ़ोन पर कहा था उससे कि वह मेरे साथ ही चले, लेकिन फिर अचानक ही उसकी एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग आ गई, इसलिए उसे रुकना पड़ा। लेकिन वह जल्द ही घर आ जाएगा और आप लोग को बता दूं कि वह दिल्ली तो आ ही चुका है, बस वह घर जाने की वजह सीधा ऑफिस निकल गया। संस्कार की बातें सुनते ही सुहानी जो नाश्ता कर रही थी उसकी सांसें ही अटक गई। खाना उसके गले में अटक गया और वह ज़ोर ज़ोर से खांसने लगी। संस्कार जल्दी से अपनी जगह पर खड़ा हुआ और पानी का गिलास उसे देकर उसकी कमर सहलाते हुए बोला, क्या हुआ तुम्हें सुहानी? तुम ठीक तो हो ना? सुहानी ने जल्दी से वह पानी पिया और खुद को नॉर्मल करके बोली, जी। संस्कार को सुहानी और वसुंधरा की इतनी चिंता करता देखकर बबीता जी को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन वह संस्कार को सीधे सीधे कुछ कह भी नहीं सकती थी, इसलिए खामोश रहकर यह सब देखती रही। शारदा जी ने संस्कार की तरफ देखा और बोली, ये लड़का दिल्ली आ गया है, लेकिन उसने एक बार भी घर पर फ़ोन करके यह बताना भी ज़रूरी नहीं समझा। ये लड़का जितना लापरवाह है ना, बस पूछो मत। फिर वह संस्कार की तरफ देखते हुए बोली, संस्कार उसको बोलो कि ये ऑफिस का सारा काम छोड़े और जल्द से जल्द घर आए, मुझे उससे मिलना है और फिर मुझे तुम दोनों भाइयों से बहुत ज़रूरी बातें भी करनी है।
संस्कार ने वसुंधरा को ढूंढने में व्यस्त था। उसने दादी माँ की बातें सुनी ही नहीं। जब संस्कार ने शारदा जी को कोई जवाब नहीं दिया तो शारदा जी ने दोबारा से संस्कार का नाम लिया और थोड़ा जोर से बोली, क्या हुआ संस्कार, कहाँ खो गए? तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? दादी माँ ने संस्कार को आवाज़ दी तो संस्कार ने भी शारदा जी की तरफ नज़र उठाकर देखा, लेकिन वह उससे पहले ही कुछ कहता तभी पीछे से एक आवाज़ आई, आपका समय वापस आ गया दादी माँ। जैसे ही सुहानी ने यह आवाज़ सुनी तो सुहानी को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके सर से आसमान ही छीन लिया हो। वह तो जैसे सांस लेना ही भूल गई थी। उसकी सांस ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे रह गई। वो बिल्कुल सीधी होकर अपनी कुर्सी पर बैठ गई क्योंकि समय बिल्कुल उसके पीछे ही खड़ा था। वो किसी तरह से यहाँ से भाग जाना चाहती थी क्योंकि वह समय के सामने आना ही नहीं चाहती थी। वह मन ही मन सोच रही थी कि काश या ज़मीन फट जाए और वह उसमें समाकर कहीं गायब हो जाए, लेकिन जो उसने चाहे ऐसा आज तक कभी हुआ है जो आज होता। समय ने भी किसी पर ध्यान नहीं दिया और सीधा जाकर अपनी दादी माँ के गले लग गया। दादी माँ भी अपनी जगह से खड़ी हुई और उस पर अपनी बाहें कसते हुए बोली, अरे मेरा बेटा वापस आ गया, कैसा है समय? तो समय को अपने सामने देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए और फिर वो उसके चेहरे पर हाथ फेरते हुए बोली, कितने दिनों बाद देखा है तुझे। तेरा दादाजी क्या मुझे छोड़ कर गए? तुम दोनों ने भी मेरा साथ छोड़ दिया। समय ने शारदा जी को कसकर अपने गले लगाया और प्यार से उनके माथे को चूमते हुए बोला, ऐसा कोई बात नहीं है दादी माँ, हम आपका दिल दुखाना नहीं चाहते थे, लेकिन अगर फिर भी आपको हमारी किसी बात का बुरा लगा हो तो आई एम सॉरी दादी माँ, और अपने और संस्कार भाई की तरफ से आपसे माफ़ी मांगता हूँ। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और आगे की कहानी देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तब तक के लिए नमस्कार।